सुरेंद्र राम एक श्रमिक को उन्होंने विधानसभा का टिकट देने का काम किए। बीजेपी वाले जो कहते हैं कि ये जंगल राज 2 आने वाला है, तो मैं उनको बता दूं कि यदि जंगल राज 2 आने वाला होता, एक मजदूर को, एक श्रमिक को श्रम संसाधन विभाग का मंत्री बनाया गया। ये जंगल राज 2 नहीं, ये गरीबों का राज बना। हमारे तेजस्वी बाबू ये बोले कि सुरेंद्र तुमको इस बार जो है श्रम संसाधन विभाग का मंत्री बनाया जाएगा। मेरे दिल में खुशी का आंसू छलक आया कि हमारे धन है हमारे तेजस्वी बाबू, जो सही में गरीब के मसीहा हैं, सही में गरीबों का हमदर्द हैं, जो हमको इस बात को बोले तो हमारा दिल भर आया। फिर बाबूजी के साथ हम लोग भी मिलकर के वो काम हम लोग किया करते, चमड़ा उधेड़ने का काम भी हम किए थे स्कूल के ज़माने में ही। मैं आपको बता दूं कि इधर से साइकिल से हम लोग जाते थे स्कूल पढ़ने के लिए, और हमारे दोस्त मित्र एक साथी था, गणेश राम उसका नाम था, उधर से स्कूल का वास्ता और ये सारे चीज़ हम उसको दे देते थे, और उधर से चमड़ा का ख़रीदारी करते करते फिर स्कूल हम लौटे। पहली बार दिल्ली आए, और उसके बाद में भरत नगर, आपकी हैदराबाद के बगल में है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में ही भरत नगर चौक है। उस चौक से जाकर के हमने काम ढूंढ करके लेबर चौक से पहली बार 40 रुपए की मजदूरी पर हमें दिहाड़ी मजदूरी के रूप में हमको काम का स्टार्ट। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं आशीष रंजन, और स्टूडियो में हमारे साथ सहयोगी हैं हर्षिता सिंह और ऋचा शर्मा। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जिनके लिए हम एक शेर से शुरुआत करना चाहेंगे। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। संघर्ष के वो पहलू हम जानने की कोशिश करेंगे। 40 रुपए की मजदूरी, संघर्ष का एक ऐसा दौर, और फिर पहली बार विधायक बनते हैं, और फिर मंत्री पद तक का सफर। स्वागत करेंगे बिहार तक पर। बहुत बहुत स्वागत है सर, सुरेंद्र राम, बिहार सरकार के मंत्री। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल सही हैं, और आशा करते हैं कि आप लोग भी सही होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। बिल्कुल। चलिए तो सिलसिला शुरू करते हैं। चूंकि आपके संघर्ष की कहानी बहुत लंबी है और बहुत इंस्पायरिंग है, हमने इंट्रोडक्शन में ही कहा, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। और संघर्ष की कहानी जो होती है निश्चित रूप से प्रेरणादायी होती है सबके लिए। कहाँ से आपने शुरू की और कहाँ पर अब ये सफर पहुंच चुका है, ये पूरा लोग देख रहा है। कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, संघर्ष यात्रा की शुरुआत के बारे में बताइए। देखिए, हम तो ये कहेंगे कि संघर्ष की यात्रा तो स्कूल के समय से ही हमने शुरू कर दिया था। चूँकि हमारे गांव में कुटीर उद्योग, चमड़ा कुटीर उद्योग चलता था। तो ये आपको मैं बता दूं कि ये तो बहुत हम लोगों का पुराने ज़माने से, हमारे दादा भी चमड़ा उद्योग में हम लोगों के घर पर वो किया जाता था। उसके बाद में हमारे पिताजी वंशवार ये सब कार्य जो है ना वो किया जाता था। उसके बाद में हमारे बाबूजी, फिर बाबूजी के साथ हम लोग भी मिलकर के वो काम हम लोग किया करते, चमड़ा उधेड़ने का काम भी हम किए थे स्कूल के ज़माने में ही। मैं आपको बता दूं कि इधर से साइकिल से हम लोग जाते थे स्कूल पढ़ने के लिए, और हमारे दोस्त मित्र एक साथी था, गणेश राम उसका नाम था, उधर से स्कूल का वास्ता और ये सारे चीज़ हम उसको दे देते थे, और उधर से चमड़ा का ख़रीदारी करते करते फिर स्कूल हम लौटते थे। चूँकि उस वक्त जो है हमारे गांव में वो चमड़ा जो है ना, चमड़ा हम लोग पकाने का काम करते थे, तैयारी करने का काम करते थे। उस वक्त जो है ना चाम से वो मोट बनता था, उस मोट से सिंचाई का काम होते थे। बहुत हमारे बिहार में उस तरह का वो व्यवस्था नहीं था। कुआं से पानी निकाल करके खेत में वो लोग, किसान लोग उसको खेत में सिंचाई का काम करते थे। तो हम अपने परिवार के साथ मिलजुल करके हम लोग वो पढ़ाई के साथ साथ चमड़ा उधेड़ने का काम, चमड़ा पकाने का काम, ये कुटीर उद्योग छोटा सा हमारे गांव में चलता था। पूरे गांव समाज के लोग जो हैं ये सारे काम करते थे।
तो ये काम जो है हमने अपने स्कूल के साथ साथ वो काम भी हम लोग कर लिया करते कभी सोचा था, देखिए बहुत ही भावुक हो जाता है जब हम आपसे ये सवाल कर रहे होते हैं। संघर्ष की एक लंबी दास्तां है, ऐसे करते करते लोग यहाँ तक पहुँचते हैं और लंबा संघर्ष रहा। दिल्ली पलायन करते हैं आप, 40 रुपए की मजदूरी पे यहाँ काम करते हैं, और फिर कभी सोचा था कि बिहार सरकार में एक सुपर पावर जो होता है मिनिस्टर का कहा जाता है उसको, श्रम संसाधन मंत्री के तौर पर आप अभी बिहार सरकार में काम कर रहे हैं। ये तो हमने कभी सोचा नहीं था, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि वो जो है ना चमड़ा का कारोबार जो है धीरे धीरे सब लोग जो है अपने खेत में वो बोरिंग करवा लिए थे। धीरे धीरे ये काम जो है अपने गांव समाज में बंद हो गया। फिर वैसे ही करते करते हमने जो है ना 1994 में मैट्रिक का परीक्षा पास कर लिया था। गांव में उस तरह का कोई अब काम, पहले जो हम लोगों का कुटीर उद्योग था वो सब बंद हो गए। घर का स्थिति, माली स्थिति ठीक नहीं था। फिर हमने जो है ना, हमारे माँ बाप ये सब लोग बोले कि नहीं, कि अब तो घर की माली स्थिति ठीक नहीं है और मैट्रिक भी आपने पास कर लिया, उसके बाद आपको हमारी स्थिति को अपने देखते हुए हमने गांव समाज के लोग पहले से दिल्ली रहते थे और मजदूरी का काम भी गांव समाज के लोग, बहुत सारे लोग वहां करते थे, उनके साथ हम 1994 में दिल्ली चले आए। दिल्ली आकर के, दिल्ली में ये न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के बगल में ये खिदराबाद एक गांव पड़ता है, शहर में ही है वो। वहाँ किराए के रूम लेकर के पहली बार दिल्ली आए और उसके बाद में भरत नगर, आप खिदराबाद के बगल में है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में ही भरत नगर चौक है। उस चौक से जाकर के हमने काम ढूंढ करके लेबर चौक से पहली बार 40 रुपए की मजदूरी पर हमें दिहाड़ी मजदूरी के रूप में हमको काम का स्टार्ट हम किए। ये काम जो है लगातार मेरा ये चलता रहा। ऐसे ही काम हमने दिल्ली में ही, हरियाणा में भी और कई जगह हमने ये काम करते करते एक ऐसा समय भी आया कि हमको कलकत्ता जाने की ज़रूरत पड़ा, क्योंकि मेरा भाई का पैर का ऑपरेशन होना था। तो इसी बीच में हम 1997 में हम वो कलकत्ता चले गए। एक सनी सेल्स जिसमें सिलाई मशीन की पार्ट्स और नया सिलाई मशीन बिकता था। तो भाई का ऑपरेशन कराना था और पैसा भी नहीं था। तो हमने ये सोच करके काम कर लिया कि भाई के ऑपरेशन में वो पैसा काम भी आ जाएगा और वहाँ हम रुकेंगे तो हमारा भी जैसे वहाँ का वो पैसे की ज़रूरत, जो रूम लेकर के खाना पीना का, उस सब में काम आ जाएगा। तो ऐसे करके हमने 1997 से लेकर के 1998 तक हमने वहाँ काम किए। एक मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा वाक़या आया कि अब हमारे माँ बाप बोले कि नहीं, अब लड़का तो सियाना हो गया, इसकी शादी करने की ज़रूरत था। तो मैं आपको इंटरेस्टेड ये बात मैं बता दूं कि हम और हमारे पिताजी और हमारी माँ और भाई सब लोग अपने खेत में काम कर रहे थे और जो है अगुआ जो है और हमारे ससुर जी वो अचानक खेत में चले गए आपको देखने के लिए। पहले से कोई सूचना भी नहीं था, चले गए। तो उस सब में हम लोग प्याज का खेती होना था, उसमें हम लोग काम कर रहे थे खेत में अपना। तो हम तो खेत में अपना ईमानदारी से काम कर रहे थे, मेहनत से काम कर रहे थे। तो हमारे बाबूजी से पूछे कि आप ही का नाम परमेश्वर राम है? तो हमारे पिताजी बोले कि हाँ, मेरा ही नाम परमेश्वर राम है। तो आपका लड़का का नाम सुरेंद्र राम है? तो बोले कि हाँ। थोड़ा सा उसको दिखाइए। तो बाबूजी बोले कि वो देखिए, वो खेत में जो काम कर रहा है, कुदाली चला रहा है, वही मेरा लड़का है। तो हम लोग आए हुए हैं कि अपने लड़की से शादी करने के उद्देश्य से आए हुए हैं। तो हमारे ससुर जी वहाँ देख करके चले गए और कहे कि लड़का पसंद है। फिर हमारे बाबूजी को एक टाइम दिए कि नहीं, आप भी देख लीजिए लड़की। ऐसे ही सिलसिला शुरू हुआ। वो दिन भी शादी का जो है ना 1998 में उतर गया। वो मार्च का महीना था, दिन शादी का उतर गया और हमारे घर में शादी के लिए पैसे नहीं थे। और तो उसके बाद आपने क्या किया? और शादी के लिए पैसे नहीं थे तो बाबूजी बोले कि भाई शादी तो करना है और पैसे नहीं है। तो मार्च महीना में मैं और मेरे भाई जो है ना, हमको
पुनः पैसे के लिए दिल्ली हमको आना पड़ा। और दिल्ली आकर के, वो गर्मी का महीना था और हमको पैसे बचाना था, तो पैसा बचाना था तो हम लोग क्या किए कि वो पंखा वाला जो था ना, उसमें ज़्यादा पैसा लगता रूम का, तो हम लोग बिना पंखा का ही जो रूम था वो हम लोग ले लिए। और भीषण गर्मी था, भीषण गर्मी में रात को सही से नींद भी नहीं आ रहा था गर्मी की वजह से। और दिन में हम लोगों को दिहाड़ी मजदूर के रूप में हमको काम भी करना। तब आप दिहाड़ी मजदूरी का हाँ, काम करते? एक जी दिहाड़ी मजदूर कैसे कैसे करके हमने अपने शादी के लिए पैसे हम लोगों ने जुटाए और फिर जा कर के ले गए, तो उसी पैसा से शादी विवाह हुआ। ऐसी माली स्थिति मेरा एकदम खराब था और ऐसे सिचुएशन से हम लोग को जूझना पड़ा और जाना पड़ा और हमें ऐसे ऐसे काम भी करना पड़ा। ठीक है, वाकई हमारे मंत्री जी, दोनों ये सहयोग- बहुत प्रेरणा की बात भी हो जाती है कि कोई मंत्री ऐसे संघर्ष से और इतना बड़ा मुकाम और इतना बड़ा मंत्रालय उनके हाथों में होता है, उनके कंधों पे वो जिम्मेदारी होती है। तब जब दिल्ली आप आए थे, नींद नहीं आ रही थी, बहुत गर्मी थी, भीषण गर्मी में वो कमरा लिया आपने। अब मंत्री बनने के बाद दिल्ली आए हैं, तो अब कैसा लग रहा है? नहीं, ये तो बात सही था। उस वक्त भी मैं एक श्रमिक के रूप में जिसके यहाँ हमने काम किया, हमने ईमानदारी से काम किया। जिनके जिनके यहाँ हमने काम किया आज भी उन लोगों को याद है। और आज भी हम एक श्रमिक के रूप में अपने विभाग का हम काम कर रहे हैं, एकदम ईमानदारी से। जो हम लोगों को मजदूर भाइयों के लिए जो समय हमको जितना देना चाहिए हम लोग समय देते हैं। आज भी हम लेबर चौक पर जाते थे, उस वक्त लेबर चौक पर जाते थे खुद के काम के लिए। आप ये देखे होंगे कि हम कई लेबर चौक पर जाकर के हमारे श्रमिक भाइयों का हाल चाल लेते हैं और हमारे विभाग के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती है उस योजनाओं के विषय में हम लोग उनको ये बताते हैं कि विभाग के तरफ से ये योजनाएं चलाई जा रही है, इस योजनाओं का आप ऐसे लाभ उठा सकते हैं। हम लेबर चौक पर ही जाके BOCW के तहत लोगों का रजिस्ट्रेशन करते हैं, योजनाओं का हम लोग लाभ भी दिलाने का हम लोग जानकारी देते हैं कि इस ऐसे ऐसे योजना चलाई जाती है, इसका आप लोग पात्रता रखते हैं तो उसका लाभ आप लोग उठा सकते बिल्कुल, हैं। काम तो आप बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो सामने आया था, आपकी संघर्ष की कहानी काफी अच्छी रही है, यहाँ तक आप पहुंचे। कुछ दिन पहले एक वीडियो सामने आया जब आप मजदूरों को सम्मानित करने के लिए वहाँ बीच में पहुंचते हैं। जैसा कि आपने बताया कि मजदूरों के बीच जाते हैं, उनको काफी अप्रिशिएट करते हैं उनको काम को, लेकिन तभी एक मजदूर हंगामा करते हुए आपके कार्यक्रम में घुस आते हैं और उसके बाद आप कहते हैं, आप एक कई तरह के आरोप भी लगाते हैं, आपके सामने खड़े होकर के ये बात कहते हैं कि यहाँ पर फर्जी मजदूरों को सम्मानित कर रहे हैं और मंत्री जी वाहवाही लूट रहे हैं। एक तो वो दौर था जब आप खुद मजदूर थे और ये दौर है जब आप मंत्री बन गए हैं और मजदूरों को सम्मानित कर, तब तक एक मजदूर आके आपको आप बीती सुना रहा है अपनी। तो मैं चाहूंगी सबसे पहले तो आप उस क्लैरिफाई करें और बताएं कि आखिर क्या हुआ था, क्या वाकई में वो फर्जी मजदूर थे जिनको आपने सम्मानित किया? नहीं, ऐसा नहीं। अब फर्जी मजदूर को किसी भी तरह से किसी भी सूरत में उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा था। उनका अपना समस्या वो बता रहे थे कि जो है हमारा जो है उसमें रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था, रजिस्ट्रेशन नहीं। बहुत पुरानी बात को लगभग बता रहे थे कि 2007 या 2008 ऐसे ही कुछ बता रहे थे कि उस वक्त जो है ना मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। तो हमने उनको यही बात कहा कि ऐसा, वो पहले की बात आप छोड़ दीजिए, अब तो परम आदरणीय सम्माननीय लालू प्रसाद यादव जी, हमारे परम आदरणीय सम्माननीय तेजस्वी बाबू और परम आदरणीय सम्माननीय हमारे नीतीश बाबू पहली बार बिहार के इतिहास में एक श्रमिक को श्रम संसाधन विभाग को मंत्री बनाया गया है। हमने उनको ये कहा कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा जी, आपके साथ न्याय होगा, ऐसा बात है तो हम आपका सारे चीज़ को हम लोग कहें कि आप मिलिएगा हमसे या फिर आप हमको बुलाइएगा, हम आपके घर तक जाएंगे। हम लोग तो विभाग के तरफ से एक विशेष अभियान चलाए हुए हैं कि श्रम विभाग श्रमिकों के द्वारा हम लोग जो है ना खुद श्रमिकों के घर जा करके उनकी समस्या को सुन रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं और उनके यहाँ जा करके श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन करने का हम लोग ये सारे कैंप चला करके एक विशेष अभियान चला करके हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, वो पूरा वीडियो हमने चलाया था जहां आप कसम खाते हुए भी नजर आए थे। कसम खा के उनको ये विश्वास दिलाने की आप कोशिश कर रहे थे। केरल से आए मंत्री जी
वहाँ जो बातचीत करके आए हैं श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए, क्या बातचीत हुई? हम बिहार तक पे आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कदम उठाया गया, क्या और बातचीत अभी हुई? सीधा सीधा केरल से डायरेक्ट बिहार तक के स्टूडियो में आए हैं, तो एक बड़ी बात भी है कि आप बताएं बिहार तक के दर्शकों को आखिर क्या हुआ है और क्या मजदूरों को मिलने वाला है, क्या करके आए आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो भी हमारे श्रमिक भाई हैं, श्रमिक भाई विश्व निर्माण में श्रमिकों का अहम योगदान रहा है। हमारे श्रमिक भाई जो हैं एक से एक नायाब, एक से एक जो है अचंभित जो है उनके द्वारा जो है निर्माण के कार्य हुए हैं। तो मैं बता दूं आपको कि हमने यही कहे हैं कि एक विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जो है जो है ये केंद्र खुलना चाहिए और विश्व स्तर पर हर देश में एक सर्वे होना चाहिए कि आखिरकार पूरे विश्व में कितने मजदूर हैं और हमारे मजदूर भाई कितने प्रकार के हैं। उनके लिए जो है विश्व स्तर पर योजनाएं बनना चाहिए और उनके कल्याणार्थ जो है कल्याण से संबंधित योजनाएं बन करके उन्हें लागू करने की ज़रूरत है। हम तो विश्व निर्माण के लिए अपने खून पसीना जो हमारे श्रमिक भाई हैं वो बहाते हैं और हर जगह, हर क्षेत्र में। आज तो हमारे श्रमिक भाई आज खेती तक ही सीमित नहीं है, भवन निर्माण तक ही सीमित नहीं। आज के आधुनिक विश्व में हर क्षेत्र में बिना श्रमिक का कहीं कुछ संभव नहीं है। तो आपको मैं बता दूं, पुल निर्माण हो, भवन निर्माण हो, खेत हो, हर क्षेत्र में बिना श्रमिक के वहाँ की उत्थान, वहाँ की तरक्की जो है संभव नहीं है। तो इससे एक मेरा सवाल है, जैसा कि आपने कहा, क्योंकि आप खुद भी एक मजदूर रह चुके हैं, तो आप मतलब मजदूरों के दर्द को काफ़ी अच्छा समझते होंगे। जैसा आपने कहा कि हर एक राज्य में, हर एक जगह पे मजदूर देखने को मिलते हैं और खास करके बिहारी मजदूर ज़रूर देखने को मिलते हैं। आप किसी भी राज्य में चले जाइए, बिहारी भाई जो हमारे हैं वो मजदूरी करते हुए, तो क्या फिर मजदूर है, कलेजा कहीं ना कहीं तो फटता होगा? आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जो सरकार है उसका कहीं ना कहीं यहाँ पर फेलियर है कि उनकी वजह से बिहार में रोजगार नहीं होने की वजह से मजदूर बाहर निकलते हैं और फिर कई तरह के जब लॉकडाउन होते हैं या फिर कोई कांड होता है तो उसमें मारे जाते हैं, घर को वापस नहीं आ पाते हैं? तो कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर आप इसे मानते हैं या नहीं मानते हैं? नहीं, देखिए, हमारे आने के बाद से आपको मैं बता दूं कि हमारे श्रम संसाधन विभाग जो है हर एक क्षेत्र में इन सारी चीज़ आपके द्वारा जो बताया गया कि लॉकडाउन हो और हमारे बिहार के श्रमिक जो हैं पलायन जो कर रहे हैं, तो हर क्षेत्र में सब चीज़ पर हम लोग एक उसको ध्यान में रख कर के आगे एक पॉलिसी भी बनाने जा रहे हैं कि हमारे श्रमिक भाई, ये तो पलायन तो हम ये कहेंगे कि नहीं रुक सकता है, पलायन तो नहीं रुक सकता है, क्योंकि बहुत सारा बात होता है। जैसे हमारे यहाँ आप जब मजदूर थे, बिहार से बाहर निकले, दिल्ली की तरफ जब आप निकले, आपको क्या कमी नजर आई बिहार में कि आप मजबूर हो गए बाहर निकलने के लिए? देखिए, बहुत सा बात है। जैसे हम आपको बता दें कि बिहार का जो मजदूरी का जो रेट है, हो सकता है कि बिहार से कहीं किसी राज्य में अधिक हो सकता है कि उससे कहीं और दूसरे राज्य में अधिक हो सकता है कि अपने देश में उससे कहीं दूसरे देश में अधिक है। तो ये जो है सब राज्य के लोग जो है, बिहार ही नहीं बहुत सारे अपने इस देश में बहुत सारे राज्य हैं जो एक दूसरे राज्य में जाते हैं और इस देश से दूसरे देश में भी जाते हैं। तो जहाँ उसका जैसे काम की संख्या माने कि वहाँ काम अधिक हो या उसका रेट अधिक हो, तो रेट के वजह से भी लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं। और अगर बिहार की बात की जाए तो दूसरा सबसे बड़ा लेबर सप्लाई स्टेट है यूपी के बाद। तो आपको क्या लगता है कि आपने बताया कि अब जब से मुझे यह मंत्रालय मिला है तब से ऐसी योजनाओं पे काम हो रहा है कि हम हर श्रमिक के घर तक जाते हैं, उनके द्वार पर पहुंचते हैं। कोई डेटा है क्या सरकार के पास? मैं आपको ये बता दूं कि ये विभाग जो हम लोगों का विभाग है, इसमें लेबर और ट्रेनिंग नियोजन ये सब है उसमें। तो पिछला वित्तीय वर्ष में बिहार के इतिहास में 63,000 से भी अधिक लोगों को कंपनियों के द्वारा
नियोजन के माध्यम से, नियोजन मेला के माध्यम से, नियोजन कैंप के माध्यम से हमारे भाइयों को वहाँ नौकरी कंपनियों के माध्यम से दिलाया गया है 63,000। और पिछले वित्तीय वर्ष में मैं आपको बता दूं, पिछले वित्तीय वर्ष में 5,000 कुछ लोगों को मात्र ये दिया गया था, कंपनियों के माध्यम से नौकरी दिलाया गया था। लेकिन हमारी सरकार बनी और गठबंधन की सरकार बनी तो काफ़ी इजाफा हुआ। और मैं आपको बता दूं कि 63,000 से ज़्यादा, यानी कि 10 गुना से ज़्यादा लोगों को कंपनियों में नियोजन मेला, नियोजन कैंप के माध्यम से नौकरियां दिलाया गया। तो ये जो है ना, हमारे आने के बाद में विभाग जो है, हमारे विभाग के सभी पदाधिकारी और ये सारे जो है ना बहुत ही अच्छा ढंग से ये काम कर रहे हैं और मैं भी काम कर रहा हूँ। तो ये बिहार के लिए ये अच्छा है। नहीं, ठीक है। आप चूंकि देखिए संघर्ष की कहानी हमने सुनी, आपने बहुत अच्छे से इसको बताया भी। चूंकि आप सत्ता में हैं और हमारा काम सत्ता से सवाल पूछना है, और मेरे पास कुछ फैक्ट्स रखे हैं, मैं पढ़ रहा था उसको। अब बिहार के मजदूरों के साथ समस्या है, कम मजदूरी की समस्या है, मौसम के चलते मतलब उनको समय पर कहिए तो जो रोजगार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। सपोज करिए अगर 10 दिन बारिश हो रही है तो जो रोजाना कमाने वाले मजदूर हैं वो बैठे रह जाते हैं घर में। उनके लिए, उनके उत्थान के लिए सरकार क्या कर रही है? आपने अब तक किया क्या है ये बताइए। आगे करने वाले हैं वो अच्छी बात है, अभी सरकार ने इस क्या किया है? चूंकि ये सरकार दावों और वादों पर आई थी, और आप जैसे लोग जब मंत्री पद पर पहुंचते हैं तो उन अंतिम पायदान पर खड़े लोगों की उम्मीद आपसे जरूर जुड़ती है। वो टकटकी लगाए सुरेंद्र राम की तरफ देखते हैं कि कुछ तो ऐसा करें जो उनके लिए मतलब उनके रोजी रोटी का सवाल है, घर का सवाल है, वो कैसे उस चीज को पूरा करें। नहीं, लगातार जो है हमारे विभाग की तरफ से वो सारी 16 योजनाएं उनके लिए चला रही है। BOCW के तहत 16 योजनाएं चला रही है, सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है। उसमें जो है दुर्घटना में यदि किसी का मृत्यु हो जाता है, श्रमिक का, जो निर्माण श्रमिक है, उनको 4,000 रुपया, यदि स्वाभाविक मृत्यु होते हैं तो उसमें 4 लाख रुपया एक्सीडेंटल में, और स्वाभाविक मृत्यु में आपका 2 लाख रुपया। विवाह सहायता के लिए उसमें दिया जाता है 50,000 रुपया। उसके बाद लगभग 3 महीना का मातृत्व लाभ योजना उसमें है, दिया जाता है। पितृत्व लाभ में लगभग 1 महीना, साइकिल योजना है। इस तरह की तमाम 16 योजनाएं जो है चलाई जा रही है, और उस 16 योजनाओं से कहीं ना कहीं हमारे श्रमिक भाई हैं उनको उसका लाभ मिल रहा है। नहीं देखिए, तो ये श्रमिकों जो की आप जो बता समस्या रहे है, हैं, वेलफेयर स्कीम्स गिना रहे हैं कि 16 योजनाएं हैं, ये स्कीम्स चला रहे हैं, तो किस डेटा के आधार पर किन मजदूरों को मिल रहा है उसका डेटा सरकार उसमें आपको बोले नहीं कि BOCW में जो रजिस्टर्ड लगभग हमारे यहाँ लगभग 22 लाख जो है उसके तहत रजिस्टर्ड हमारे श्रमिक भाई हैं, तो उनको इस योजना का लाभ मिलता है। तो हमारे श्रमिक भाई को इस योजना का लाभ मिलता है, और इस योजनाओं को हम लोग ये जो है श्रमिक भाई तक पहुंचाने के लिए हम लोग विशेष तरह का, आपको पहले भी बताए हैं कि विशेष अभियान हम लोग चला रहे हैं कि श्रम विभाग श्रमिकों के द्वारा, और उसमें हम खुद भी जहाँ श्रमिक भाई का जो बस्ती है वहाँ तक जाकर के लोगों को हम बता रहे हैं, लोगों को जन जागरूक कर रहे हैं। उसमें हम ये लोगों को बोलते हैं कि आप इसमें रजिस्ट्रेशन कराइए, इसमें 16 तरह का योजनाएं चलाई जा रही है, वो आप उसका पात्रता रखते होंगे तो उसका लाभ भी मिलेगा। मंत्री जी, लेकिन बहुत सारे ऐसे डेटा हैं, काम के घंटे को लेकर के हम बात कर लेते हैं। उसमें बिहार के मजदूर जो है उनसे कई जगहों पर ये बात बोलने में कोई ऐतराज वाली बात नहीं है कि लंबे समय तक उनको काम करना पड़ता है, 8 घंटे से ज़्यादा उनको काम करना पड़ता है। उनकी जो मूल समस्याएं हैं, उनकी समस्याएं उनके वेजेस को लेकर के हैं, उनकी समस्याएं स्वास्थ्य से लेकर के हैं। सपोज करिए मंत्री जी, आप चूंकि उस दर्द को झेले हैं, कोई अगर मजदूर मजदूरी कर रहा है, वो बीमार हो जाता है, उसके रखरखाव के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए सरकार ने अब तक क्या किया है? ये सवाल मेरा नहीं है, उन मजदूरों का सवाल है जो अगर 40 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर में काम करते हैं और शाम को अगर बीमार पड़ते हैं तो अगले दिन वो काम के लिए नहीं जा सकते। उनके लिए क्या कर रहे हैं आप?
तो ये जो है ना, हम लोग इस पर लगातार जो है, ये सारे हमारे आने के बाद में इस पर लगातार हम लोग इस पर योजना बना रहे हैं कि और हमारे श्रमिक भाइयों के लिए उनके बेहतरी के लिए हम लोग क्या क्या उसमें कर सकते हैं। विभागीय स्तर पर हम लोग इसको योजना बना रहे हैं। और मेरे तरफ से, चूँकि हम भी एक श्रमिक से श्रम मंत्री हम लोग बने हैं, तो उनकी दर्द को भली भांति हम समझते हैं। वो कहा गया है ना कि जाके फाटे न पाँव बेया, वो क्या जाने दुख पर आए। तो हम वो सारी चीज़ को हम अपने खुद समझे हैं और उस चीज़ को जान भी रहे हैं। और हम अपने तरफ से, हमारे विभाग की तरफ से जितना अच्छा हो सके हम अपने श्रमिक भाइयों के लिए अधिक से अधिक उनको हम लोग करने जा रहे हैं कि भाई उसका लाभ उनको मिले। ये जो संगठन के मजदूर नहीं होते, उनके साथ एक और समस्या, क्योंकि जब मैं इस इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे हम लोग, तो हमने भी ये सवाल अपने मन में ज़रूर पूछा था कि वैसे मजदूर जो सर पे ईंटा ढोने का काम करते हैं, माथे पे टोकरी ढोने का काम करते हैं, उनके साथ ये मानवेतर रूप से आप देखें तो ये सही नहीं है। अगर एक ऐसे दौर में जब 2023 में हम चल रहे हैं, उनके सर पे वो भार है, उस भार को कम कैसे किया जाए, उस भार को हटाया कैसे जाए, ये बेसिक सा सवाल है। और उनकी इंसानियत से जुड़ा रोटी कपड़ा मकान के साथ अब रोटी कपड़ा और स्वाभिमान भी ज़रूरी है। मंत्री जी, उसके लिए क्या कर रहे हैं? मेरा सवाल डायरेक्ट इसीलिए है क्योंकि आपको जो सुनने वाले लोग हैं, ये इंटरव्यू जब बिहार तक पर लोग देखेंगे, वो मजदूर देखेंगे, वो रिक्शे वाले देखेंगे, वो सर पे ईंटा ढोने वाले लोग देखेंगे, तो उनकी उम्मीदें आपसे जुड़ेगी। और यहाँ पर कुछ तो आश्वासन अगर आप देना चाहें तो ज़रूर दें उन मजदूरों के लिए कि आने वाले दिनों में जब आप सदन में बैठेंगे या मुख्यमंत्री से आपकी मुलाकात होगी, उप मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी, तो इन सब जो छोटे छोटे पहलू हैं, इन पर अक्सर कम बातचीत होती है। आज जब सार्थक बातचीत हो रही है तो वो बातचीत आप वहां तक पहुंचाएं। नहीं, आप तो वो बात बोल रहे हैं कि आने वाला समय में या फिर अभी वर्तमान में, तो आप तो मजदूरों का काम छीनने की बात बोल रहे हैं। आप ये बोल रहे हैं कि जो ईंटा ढोने का जो काम है, जो बालू ढोने का काम है, जो काम श्रम नहीं, आप जो है आप सर के भार को उतार करके पेट पर लात मारने की बात आप बोल रहे हैं। देखिए, आज के आधुनिक युग में नहीं, आप सुनिए, नहीं, आप उसको रोजगार भी तो दे सकते हैं। नहीं, आप ये बताइए, बहुत सारे वर्क तो ये हो रहे हैं ना, बहुत सारे वर्क हो रहे हैं जिसमें लोगों का रोजगार छीना जा रहा है। जो है 100 श्रमिकों का काम एक मशीन से लिया जा रहा है। तो मशीन से लिया जा रहा है, तो मशीनीकरण की आप बात बोल रहे हैं। आप तो मजदूरों का श्रम छीनने की बात बोल रहे हैं। नहीं, श्रमिक नहीं, आपकी बात को हम समझ गए, हम आपकी बात को समझ गए। लोगों का जैसे अभी तो मान लीजिए जिस हिसाब से वर्क बिल्डिंग में होते हैं, उसमें बिल्डिंग में वर्क होते हैं तो ईंटा ढोना, सीमेंट ढोना, बालू ढोना, और मशीन से भी कहीं कहीं काम होता है। मेरा सवाल मशीनीकरण से नहीं है मंत्री जी, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, सवाल फिर से दोहरा रहा हूं, इसलिए कोई कंफ्यूजन ना रहे। सवाल मेरा ये है कि उन मजदूरों की मजदूरी भी ना जाए और उनके सर पे जो वो भार है, मैंने इसीलिए सोशल जस्टिस की बात की, जो आपके मसीहा लालू प्रसाद यादव हमेशा कहते हैं। मैं इसीलिए मैंने कहा कि रोटी कपड़ा और मकान 100 सम्मान, ये तो बिल्कुल सही है। उनकी नौकरी भी ना जाए। रोटी कपड़ा मकान और सम्मान ये मजदूर भाइयों को, श्रमिक भाइयों को मिले, लेकिन वो कैसे मिलेगा? काम तो मान लेते हैं कि काम के आधार पर ही मजदूरी मिलता है, पैसा मिलता है। तो जैसा जैसा आधुनिक युग में मशीन के जगह पर तो आदमी के जगह पर मशीन तो अपना स्थान लेता जा रहा है। तो ये होना चाहिए, आपके द्वारा ये बोलना चाहिए कि काम कोई करे, लेकिन सही मजदूरी, सही सम्मान, ये ज्यादती ना हो। और हम लोगों का प्रयास है कि आपको मैं बता दूं कि मेरा यही प्रयास है कि श्रमिक भाइयों को सही मान सम्मान मिले और सही मजदूरी मिले और सरकार की योजनाओं को सही तरीके से
उन तक पहुंचाया जाए और उसका उनको लाभ मिले। मंत्री जी, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि अभी बाकी है 4 साल का वक्त, अभी बहुत काम करना है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आप पहली बार विधायक चुने गए हैं और उनके नेतृत्व में आपको ये बड़ा मंत्रालय मिला है, तो उनके नेतृत्व को कैसे देखते हैं? युवा है, जोश से भरे हुए हैं, किस तरीके से काम, क्योंकि आपकी उनके साथ बैठक होती होगी, आपसे वो बातचीत करते होंगे श्रमिकों को लेकर, मजदूरों को लेकर, तो नेतृत्व पर आपकी क्या सोच है? देखिए, हमारे परम आदरणीय सम्मानीय नौजवानों के हमदर्द, गरीबों के मसीहा हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव हमारे बिहार के उज्जवल भविष्य हैं और इनके काम करने का जो शैली है, जो तरीका है, बहुत ही अच्छा है। लोगों के बातों को सुनते हैं और उनके द्वारा उसका समाधान का भी प्रयास करते हैं। आज के समय में जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा भारत की सारी संपत्तियां बेच करके और देश के जो नौजवान हैं, युवा हैं, उनके उम्मीद जो था वो सारे उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किए। वैसी स्थिति में हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी बाबू लोगों को ये आश्वासन दिए कि नहीं, बिहार के नौजवानों को, युवाओं को हम लोग नौकरी देंगे। उस दिशा में मैं आपको बता दूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम करने का काम किए। अभी तक लाखों लोगों को नौकरियां बिहार में मिला और लगातार वैकेंसी जो है निकल रहा है। तो तेजस्वी की नौकरी को लेकर क्या बातें कर रहे थे, मैं यहाँ थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगी और चाहूंगी इसमें कि आप कुछ और ऐड ऑन कर दे। यही तेजस्वी यादव थे, यही नौजवान नेता थे जब छात्रों पर लाठी चलती थी, जब बीजेपी के यहाँ पर गठबंधन में सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, तो सड़क पर निकल जाते थे। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, नीतीश और तेजस्वी मिलकर के सरकार बनाते हैं, तो यही छात्र रोड पर दोबारा से पिटते हैं। और ये सरकार बनने के कुछ ही दिन के बाद होता है, लेकिन कहीं दूर दूर तक वही तेजस्वी यादव जो उनके संघर्ष की लड़ाई में खुद को साथ बताते थे, वो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं। इसमें एक और ऐड ऑन करना चाहूँगी। आरोप तेजस्वी यादव पर लगते हैं कि बहुत बड़बोले नेता हैं, लाखों का वादा करते हैं, लेकिन वही नौकरियां गिनाते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंट में है। कुछ नई रिक्तियां कहाँ हैं? मैं आपको बता दूं कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कई सभाओं में ये बोले थे कि हमारी सरकार बनेगी तो प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। 2014 और ये 2023 9 वर्ष हो गए। 9 वर्ष में कम से कम 18 करोड़ लोगों को भारत में नौकरियां मिलना चाहिए। नौकरी तो उनके द्वारा दिया नहीं गया। नहीं, आप जो मैं एक बात मैं बता दूं, नहीं, आप जो है ना, पहले बात तो मेरा पूरा तो हो जाने दीजिए। आप पूरा तो मेरी बात को आप कर लीजिए। इसीलिए हम ये कहेंगे कि उनके द्वारा ये बताया गया था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी दिया जाएगा यदि हमारी सरकार, नरेंद्र मोदी जी बोले थे कि हमारी सरकार बनेगी तो ये 2023 है, वादे किए थे 2014 में, ये 2023 है। 9 वर्ष में 18 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलना चाहिए था। नौकरी तो उनके द्वारा दिया नहीं गया, उनके द्वारा नौकरियां छीना गया। अच्छा। लोगों को नौकरी छीना गया और नौकरी तो मिला नहीं। तो मैं ये बता दूं कि उसके अलावे भारत की तमाम जो कंपनियां थी, सारे कंपनियां को बेचा गया। अच्छा। और बेचा गया, उसके बाद भी कहते हैं कि मैं विकास पुरुष हूं। तो आप कैसे विकास पुरुष हैं? देश बेचने को विकास कहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन आपने मेरा सवाल नहीं सुना मंत्री जी। मेरा सवाल ये था कि जब छात्रों पे आज लाठी चलती है तो उनके संघर्ष में जो तेजस्वी यादव पहले साथ हुआ करते थे, जिनको आप नौजवान कह रहे हैं, वो आज कहाँ है? वो नौजवान क्यों नहीं सामने खड़ा होकर के एक बार उन छात्रों को आश्वस्त करते हैं सामने से कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्यों नहीं एक बार सामने खड़े होकर के उनसे बातचीत करते हैं? आज तक कोई भी ऐसा कॉन्वर्सेशन सामने देखने को मिले नहीं। ये मैं आपको बता दूं कि हमारे परम आदरणीय सम्माननीय तेजस्वी बाबू और माननीय सम्माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू,
ये सभी लोग मिल करके आपको पहले भी बता दिए हैं कि लाखों लोगों को नौकरियां दिया गया। ये नौकरी जो है पहले से रुका हुआ था। ये सारे चीज़ को हमारे महागठबंधन की सरकार, हमारे परम आदरणीय नीतीश बाबू, परम आदरणीय तेजस्वी बाबू लाखों लोगों को नौकरियां अपने वादे के हिसाब से देने का काम आज भी लाखों वैकेंसियां निकला है। तो वो कैसे? उनके द्वारा जो वादे किए गए थे उस वादों के हिसाब से तमाम तरह की वैकेंसियां निकल रही हैं और तमाम तरह का नौकरियां नौजवानों से जो वादा हमारे तेजस्वी बाबू किए थे उस वादे के हिसाब से लोगों को नौकरियां मिला है और नौकरियां दिया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब छात्रों पर लाठी चलती है तो उस समय वही तेजस्वी यादव जो पहले ट्वीट किया करते थे तस्वीर शेयर करके, आज उनका एक ट्वीट क्यों नहीं आता है? नहीं, ऐसा नहीं। हम तो पहले भी बोले थे कि बेरोजगारों के हमदर्द हैं, बेरोजगारों के हमदर्द हैं। और वो सारे लोगों से आपको मैं बता दूं कि रोजाना हजारों लोगों से मिलने का काम करते हैं और उनकी समस्या सुनने का काम करते हैं और उसका समाधान कैसे हो इस पर हम सब लोग जो है ना, हमारे तेजस्वी बाबू इसमें प्रयास करते हैं और लाखों लोगों का जो उम्मीद उनसे लगा है वो उम्मीदों पर कायम उतरने का काम कर रहे हैं। ठीक है मंत्री जी, आगे आप उम्मीदों पर ज़रूर उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। इसकी कामना जो है वो छात्र भी कर रहे हैं और वो मजदूर भी कर रहे हैं। एक सवाल आपसे ले लेते हैं, चूंकि मजदूरी से जुड़ा हुआ सवाल है, उसके बाद फिर आपके पॉलिटिकल जर्नी पे भी आएंगे। सवाल ये कि जो सवाल मैं छोड़ दिया था बीच में उसी को दोहरा रहा हूँ मैं फिर से। उन मजदूरों के स्वास्थ्य के निबंधन की बात हो जाए, उनके रखरखाव की बात हो जाए, उनके आगे कोई उनका जो है कोई ऐसा बॉन्ड पेपर आप बना रहे हैं उनके लिए, ये सब कुछ आप आखिर जब तक करेंगे नहीं तो वो मजदूर आपके लिए, क्योंकि ये सवाल मेरा नहीं है, मैं बार बार उसी सवाल पे आ रहा हूँ कि मजदूरों का सवाल है। नहीं, ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य के लिए हमारे BOCW के तहत उनको 3,000 रुपये के हिसाब से उनको प्रतिवर्ष उसमें योजना में है। BOCW के तहत ये ठीक है। हाँ, ये 3,000 रुपये जो है उनको उसमें सरकार के तरफ से वो दिया जाता है और आगे उसको समीक्षा, आपको जैसे लगता है कि आपको और हम लोगों को इसको समीक्षा करके आगे बढ़ाने की ज़रूरत होगा तो और राशि बढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब राजनीतिक सवाल पे आते हैं। जब पहली बार आप विधायक बने, टिकट कैसे कंफर्म हुआ और जब विधायक चुने गए उसके बाद मंत्री कैसे बने, पहला कॉल किसका आया था? देखिए, हम लोग तो बहुत पहले से ही राष्ट्रीय जनता दल के लिए हम लोग एक सिपाही के रूप में काम कर रहे थे और हमारे परम आदरणीय सम्मानीय गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी जो है हम लोगों को उनके द्वारा जो है एक श्रमिक को पहली बार विधानसभा के लिए लड़ने के लिए पार्टी के तरफ से टिकट दिया गया। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं जिस तरह से आरोप लगाते हैं कि राजद पर कभी कभी आरोप लगाते हैं, तो मैं उनको ये बता दूं कि राष्ट्रीय जनता दल और ख़ास करके हमारे परम आदरणीय सम्मानीय लालू प्रसाद यादव एक पत्थर तोड़ने वाली भगवती देवी को सांसद भेजने का काम किए। आपको बता दूं, मुन्नी रजक एक कपड़ा धोने वाली को विधान परिषद में भेजने का काम किए। परमात्मा राम सिवान के एक मोची के लड़का को उन्होंने MLC में जिताने का ये काम किए। और मैं अपने विषय में बता दूं कि सुरेंद्र राम एक श्रमिक को उन्होंने विधानसभा का टिकट देने का काम किए। तो हमारे परम आदरणीय सम्मानीय लालू प्रसाद यादव जी और BJP वाले जो कहते हैं कि ये जंगल राज है, 2 आने वाला है, तो मैं उनको बता दूं कि यदि जंगल राज 2 आने वाला होता तो एक मजदूर को, एक श्रमिक को श्रम संसाधन विभाग का मंत्री बनाया गया,
ये जंगल राज 2 नहीं, ये गरीबों का राज बना और ये मंगल राज आया। मंगल राज नहीं होता तो एक श्रमिक सुरेंद्र राम आज श्रम विभाग के मंत्री नहीं बनता। ये देन हमारे परम आदरणीय सम्माननीय लालू प्रसाद यादव जी का है, ये देन हमारे परम आदरणीय सम्माननीय नीतीश बाबू का देन है, ये देन हमारे युवाओं का हमदर्द, बेरोजगारों का हमदर्द हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी का देन है। मंत्री बनने का कंफर्मेशन, जो सवाल मेरा था वो ये सवाल, इंटरेस्टिंग सवाल है, मंत्री बनने का कंफर्मेशन आपको कब मिला कि सुरेंद्र राम जी अब आप मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं आने वाले दिनों में? देखिए, हमारे जो है गरीब के मसीहा और नौजवानों के हमदर्द हमारे तेजस्वी बाबू ये बोले कि सुरेंद्र, तुमको इस बार जो है श्रम संसाधन विभाग का मंत्री बनाया जाएगा। मेरे दिल में खुशी का आंसू छलक आया कि हमारे धन है हमारे तेजस्वी बाबू, जो सही में गरीब के मसीहा हैं, सही में गरीबों का हमदर्द हैं, जो हमको इस बात को बोले तो हमारा दिल भर आया। मैं सही बात कहूँ तो हम तो तेजस्वी बाबू को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, हम नीतीश बाबू को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, हमारे गार्जियन, हमारे परम आदरणीय सम्माननीय लालू प्रसाद यादव जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप एक जो है श्रमिक को श्रम विभाग का मंत्री बनाए। आप परम आदरणीय सम्माननीय लालू प्रसाद यादव जी, आप जो है ना अंबेडकर साहब का जो सपना था उसको आप पूरा करने के लिए आप काम कर रहे हैं। उसी के तहत एक गरीब को, एक मजदूर को आप श्रम संसाधन विभाग का मंत्री बनवाने का ठीक काम है। एक आखिरी सवाल, फिर ऋचा के पास चलेंगे। तेजस्वी यादव को कब मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? देखिए, हम लोग जो है ना बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है और महागठबंधन के हमारे मुखिया नीतीश बाबू हैं और आगे भी हम लोगों का जो भविष्य में भी महागठबंधन के द्वारा ही आगे लोकसभा का चुनाव होगा और विधानसभा 2025 में चुनाव होगा। महागठबंधन का जो निर्णय होगा उस निर्णय का हमें लगता है कि सब लोग अनुपालन करेंगे और उस वक्त महागठबंधन के जो भी लोग उस वक्त जो आपस में जो विचार होंगे उसका अनुपालन हम सब लोग, हमारे परम आदरणीय सम्माननीय जो है तेजस्वी बाबू, हम सब लोग उसका। ठीक जी, राजनीतिक सवाल ले लेते हैं थोड़ा। बागेश्वर बाबा बिहार की धरती पर आए, उससे पहले तेज प्रताप यादव ने बोला कि DSS की ट्रेनिंग मैंने दे दी है अपने पूरी टीम को, उनको आने नहीं देंगे। उनको लेकर लगातार RJD की तरफ से बयानबाजी वो हुई कि उनको तो बिहार में टपने नहीं देना है। बागेश्वर बाबा आते हैं, BJP के नेता ड्राइव करके उनको बाकायदा पहुंचा भी देते हैं, भीड़ भी आती है, 10 लाख जनता पहुंचती है बागेश्वर बाबा के उस कथा वाचन के बीच, उस सभा में आप कह सकते हैं। आप कहते रहे कि वो आके चले गए। नहीं, आना और जाना ये जो है माने कि वो तो चलता ही रहेगा और वो स्पष्ट इस बात को बोले थे तेज बाबू कि वो आए, इसमें हम लोग रोकने नहीं जा रहे हैं, टोकने नहीं जा रहे हैं, लेकिन किसी धर्म से संबंधित आप किसी को ठेस पहुंचाने और जो है किसी को लड़ाने का आप जो बात बोलिएगा तो ये चीज़ जो है बर्दाश्त नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो उनके द्वारा जो आप चमत्कार कहते हैं, वही सवाल था कि चमत्कार जो कहते हैं नहीं है। तो कैसे आप जो बोले 10 लाख जो लोग जो है, बहुत सारे लोग जो है बीमार से ग्रसित थे, बहुत सारे लोग लाचार थे, इस आशा में बाबा के यहाँ आए थे कि बहुत सारे लोग जो है कि ये आए थे कि मेरा ये बीमारी जो है बाबा के यहाँ जाएंगे, बिना दवा का, बिना डॉक्टर से दिखाए, बिना इलाज का वो चमत्कार कर देंगे, उनके कैंप में जाएंगे, चमत्कार कर देंगे, उससे मेरा बीमारी ठीक हो जाएगा। बहुत सारे लोग जो है वो आशा लगा करके गए थे कि हम जो है बहुत सा जो है परीक्षा नौकरी के लिए
परीक्षा देने जाएंगे उसमें अपने आप चमत्कार हो जाएंगे, वो इंटरव्यू को पास कर जाएंगे। बहुत सा लोग जो है मैट्रिक का परीक्षा देने के लिए देने वाले थे, इस उद्देश्य से लोग गए थे कि हम जाएंगे बिना कुछ लिखे हुए पास हो जाएंगे, इंटर पास हो जाएंगे, मैट्रिक पास हो जाएंगे, इंटर पास हो जाएंगे। तो ये जो है लोगों को एक तरह से भ्रम फैलाने का काम वो किए। बिना पढ़े कोई पास नहीं कर सकता है, बिना इलाज किसी का बीमारी दूर नहीं हो सकता है, बिना कुछ किए कोई बिना कमाए हुए धन नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोग इस आशा को लेकर के गए थे कि बाबा के यहाँ जाएंगे और हमें धन की प्राप्ति हो जाएगा। बहुत सारे लोग इसलिए गए थे कि बिना हम बाबा के यहाँ गए संतान की प्राप्ति हो जाएगा। बहुत सा हर लोग जो है 10 लाख की आप बात बोल रहे हैं, सभी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी आशा को लगा करके गए हुए थे कि बाबा के यहाँ जाएंगे, उनके कैंप में जाएंगे और ये मेरी इच्छा जो है पूर्ति हो जाएगा। तो बताइए बिना इलाज के बीमारी दूर हो सकता है क्या? लेकिन तो बीजेपी ये वाले कह रहे हैं कि डर गए इसलिए तेजस्वी बाबू भी नहीं गए वहां पे। नहीं, मैं आपको ये बता दूं, ये जो है ढोंगी बाबा हैं। ये कोई चमत्कार नहीं इनके द्वारा होता है, इनके द्वारा कहीं किसी तरह का चमत्कार नहीं होता है। ये जो है लोगों में ये भ्रम फैलाने का काम करके वहाँ आए। और मैं आपको बता दूं, वो इस बात को बोले कि बिहार के पागलों, ये बताइए बिहार में एक से एक महापुरुष हुए, एक से एक विद्वान हुए। इसका मतलब भी तो बताया कि वो अपने भक्तों को पागल कहते हैं। मतलब अभी बताइए वहाँ पागल का मतलब कोई अलग होता है? पागल का मतलब अलग, अभी वहाँ जो है पागल बोले और उसके बाद में कुछ अलग अर्थ समझाएं। तो उनके पागल बोलने पे तो बिहार के लोग पगला गए, पहुंच गए उन्हीं के पास। नहीं, देखिए वो है इस शब्द को नहीं बोलना चाहिए। खुद को बोलते हैं कि मैं संत हूँ, महात्मा हूँ, और खुद को वो बोलते हैं कि चमत्कारी हूँ। कहीं किसी तरह से नहीं संत है, नहीं महात्मा है और नहीं कोई चमत्कारी है। तो क्या संत महात्मा का इस तरह का भर्सन नहीं होता है, इस तरह का वचन नहीं होता है। बहुत भक्त हैं उनके, कहीं ऐसा ना हो कि वो ये बयान सुन के आपसे नहीं, मैं जो है वो जो उस तरह के लोग भक्त हैं उनको मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसी भक्ति पर एक बार उनको सोचना चाहिए। तो इसको आप राजनीतिक तौर पे देखते हैं क्या? उनका आना बिहार में राजनीतिक तौर पे कुछ देखिए, आप जो इस चमत्कार को मैं बोल रहा हूँ, बिहार में हम 2 ही चमत्कारी महापुरुष को मानते हैं। एक परम आदरणीय सम्मानीय गरीबों के मसीहा, जन जन के नेता लालू प्रसाद यादव जी, जो मैं बता दूं कि वो जब रेल मिनिस्टर बने हुए थे, रेलवे जो घाटा में चल रही थी, अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से, वो अच्छे मैनेजमेंट से रेलवे को मुनाफा में ला करके एक चमत्कार करने का काम। ठीक है, मेरा एक आखिरी सवाल और मैं बता दूं, दूसर का जो है चमत्कारी पुरुष मैं मानता हूं नीतीश बाबू को, जो कम संसाधन में बिहार का जो विकास करने का काम किए। वो दूसरा कोई नहीं, नीतीश बाबू। तो एक मैनेजमेंट बनने के बाद या फिर पहले भी अच्छे लगते थे? मैं आपको बता दूं, अच्छा मैनेजमेंट और अच्छे तरह से जो बिहार को विकास करने का काम किए, वो हमारे हिसाब से दूसर का कोई चमत्कारी पुरुष है बिहार में, तो वो नीतीश बाबू हैं। तो ये पहले अच्छे लगते थे या गठबंधन बनने के बाद अच्छे लगने लगे? देखिए मैं आपको बता दूं, सोना तो सोना होता है, हीरा तो हीरा होता है। चाहे वो जब हो, हीरा को हीरा ही कहा जाएगा, सोना को सोना ही कहा जाएगा। तो हमारे बिहार के एक तरफ तो देख लीजिए ना, देश की अथाह संपत्ति, समुद्र सागर जैसी संपत्ति को नरेंद्र मोदी जो है बेच करके गागर के बराबर छोड़ दिए। और दूसरा तरफ हमारे नीतीश बाबू जो बिहार के सम्मानित मुख्यमंत्री हैं, गागर से सागर को भरने का काम किए। वो चमत्कार कोई कर सकता है
तो हमारे परम आदरणीय सम्माननीय नीतीश बाबू कर सकते हैं, और दूसरा कोई नहीं। और दूसरी बार तो ये देख लीजिए ना, ये सारी संपत्ति को बेच दिए, सारी कंपनियों को बिहार नहीं, मैं आपको सागर और सागर से गागर तो निकाल दिए, लेकिन जब समस्या और समाधान यात्रा करने जाते हैं तो लोग तो नापसंद करें नीतीश कुमार को। क्यों सागर और गागर पसंद नहीं आ रहा क्या जनता को? तब तो आप तो सही से आपने समाधान यात्रा को नहीं समाधान यात्रा को आपने सही से नहीं देखे। सभी लोगों ने पर्दे लगा दिए जाते हैं, गरीबी ढक दी जाती है। मंत्री जी तस्वीरें हमारे पास अगर आप ये जो है ना ये आप हमने कई जगह, जो आपको सारण जिला में भी समाधान यात्रा में भी गए थे, कैमूर जिला में भी गए थे, लोगों ने स्वागत करने का काम किए। महिलाओं ने, आपको मैं बता दूं, महिलाओं ने नीतीश बाबू को जो उन्होंने कहा कि आपने जो है जीविका दीदियों के लिए जो आपने जो काम किए वो एक कोई चमत्कार से कम नहीं है। आज जो है जीविका दीदी जो है अपने पैर पर खड़ी हैं। वो हमारे अच्छे मैनेजमेंट, अच्छे सोच के वजह से, हमारे नीतीश बाबू के सोच के वजह से आज बिहार की जीविका जो है देश स्तर पर अच्छा काम कर रही है। ठीक है। मंत्री जी, अभी आप बात कर रहे थे पीएम मोदी को लेकर और केंद्र की कुर्सी को लेकर, तो सत्ता में फिर से नीतीश कुमार को काबिज करने के लिए या फिर जो नेतृत्व होगा विपक्ष की तरफ से और पीएम मोदी को साइड करने के लिए कोई प्लान तैयार है? और सबसे बड़ी बात, क्योंकि आप देख रहे हैं नीतीश जी का लगातार दौरा हो रहा है, दिल्ली में गए, फिर खड़गे से भी मुलाकात की उन्होंने, केजरीवाल से भी मुलाकात की, मतलब हर पार्टियों को एकजुट करने की तैयारी हो रही है। बिहार में कब मीटिंग करा रहे हैं विपक्षी दलों की? हाँ, ये तो आपको मैं बता दूं कि जो देश की जो स्थिति बनी हुई है, देश में ये सभी लोग जो है नौजवान जिस तरह से पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं, पढ़ाई लिखाई में करने के बाद भी पूरे अपने परिवार पर फिर एक बोझ की तरह बने हुए हैं। सब लोग जो है एक आशा के साथ जो है भाजपा को वोट दिया, एनडीए को वोट दिया, लेकिन आशा के अनुरूप जो है ये सरकार खरा नहीं उतरी। मैं बता दूं कि सारी संपत्तियां बेचने के पीछे कहीं न कहीं उनका कोई उद्देश्य था। मैं आपको बता दूं कि सरकारी जो भी कंपनियां, सरकार का जो विभाग थे, सरकारी विभाग को बेचने का काम किए। कहीं न कहीं हम लोग भी इस बात को जानते हैं कि सरकारी जो भी वैकेंसियाँ निकलते हैं उसमें हम लोगों का आरक्षण, SC/ST का वो आरक्षण होता है, लेकिन उस बात को जानते थे कि सरकारी विभाग में निजीकरण कर दीजिए। जो है एक सोची समझी उनका रणनीति था, राजनीति था कि हमारे अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण कहीं ना कहीं खत्म करने का वो एक सोची समझी। एक आखिरी सवाल, गठबंधन बना, नीतीश तेजस्वी एक बार फिर से साथ में आए, कहीं कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी दिखती है, जैसे सुधाकर सिंह कोई सवाल उठा देते हैं, जगदानंद सिंह से भी मतलब लगातार वो बयान देते हैं, हालांकि पीएम मटेरियल भी कहते रहे हैं। कार्यकर्ताओं के दिल नहीं मिले क्या जमीनी स्तर पे? दोनों दल तो मिल गए हैं। आखिरी सवाल। नहीं, ऐसा नहीं है। कार्यकर्ताओं का दिल जो है नीचे से ऊपर तक सब लोग जो है मिलजुल करके हम लोग 2024 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि तैयारी का उद्देश्य यही है कि बिहार में लोकसभा का जो 40 सीट हैं, 40 से 40 सीट जो है महागठबंधन के खाते में आए। इस चीज़ का हम लोगों अभी एक है। अच्छा, अब मतलब जब एनडीए में थे नीतीश बाबू तब उनको 16-17 सीटें मिली थी, अब 16 सीटें मिली थी। अभी अगर अभी के हिसाब से देखें तो वो आपके पास अभी कुछ नहीं बचता। ये आंकड़ा जो है 2024 में बदल 40 की 40 आंकड़ा कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंस, एक पूरी कॉन्फिडेंस कि सब लोग जो है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, आपको मैं बता दूं कि नौजवान परेशान है, सब लोग परेशान है इस केंद्र की सरकार से। तो सब लोग इस ताक में है कि कब 2024 की चुनाव आएगा। नीतीश देखिए, ये तो महागठबंधन में आपकी पार्टी और नेता तो कह ही रहे ना। नहीं, महागठबंधन का उस वक्त जो है जो बैठक होगी उस वक्त जो हो सके निर्णय होगा। महागठबंधन मानते हैं नीतीश कुमार को? महागठबंधन का जो निर्णय होगा उस निर्णय को ही हम लोग मानेंगे।
और उस वक्त जिनको ये दायित्व जाएगा। दिया जाएगा वो सही होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बिहार तक पर आए। तो सुरेंद्र राम, बिहार सरकार के श्रम मंत्री को आप सुन रहे थे। तमाम सवालों का बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया। कुछ खटपटे सवाल ऐसे भी थे जिनका भी मंत्री जी ने सामना किया और अच्छे से जवाब दिया। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।